हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था। उनमें आपने विनियोग गुणक और सरकारी व्यय गुणक के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पहले सुपर मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर के बारे में अध्ययन करेंगे। लीजिए सबसे पहले पढ़ते हैं सुपर मल्टीप्लायर या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर। इसे हिंदी में क्लिष्ट या जटिल गुणक भी कहा जाता है। यदि विनियोग स्वायत्त विनियोग के साथ साथ प्रेरित भी हों तो ऐसी स्थिति में स्वायत्त विनियोग में 1 रुपये की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसे क्लिष्ट गुणक कहते हैं। प्रेरित विनियोग राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त विनियोग वह विनियोग होता है जिस पर आय के स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि प्रेरित विनियोग वह विनियोग है जो आय से प्रेरित और प्रभावित होता है। सो आई इज इक्वल टू आई ए प्लस ई वाई। इसमें आई ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बताता है और ई वाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बताता है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जहाँ c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है, जो कि आप पिछले वीडियोज़ में भी पढ़ चुके हैं। एंड i इज इक्वल टू आई ए प्लस ई वाई। अब हम c और i का मान समीकरण में रखते हैं तो y बराबर a प्लस बी वाई प्लस आई ए प्लस ई वाई। बी वाई को हम बराबर से पहले ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं और ई वाई को बाहर ले लेते हैं तो y माइनस बी वाई माइनस ई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई ए। यहाँ y कॉमन आ जाता है और ब्रैकेट में 1 माइनस बी माइनस ई बच जाता है। देन y ब्रैकेट 1 माइनस बी माइनस ई इज इक्वल टू ए प्लस आई ए। देन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई and multiplied a minus I a. dy by dia is equal to 1 upon 1 minus b minus a. This is the value of super multiplier. ये जटिल गुणक का मान हम इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं। dy by dia is equal to, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 upon 1 minus b mpc है और e mp I है। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एम पी एस माइनस एम पी आई, क्योंकि 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस होता है। तो इस तरह 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई, इस सूत्र से जब गुणक का मान निकाला जाता है तो वह मान सरल गुणक के मान की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। सो वैल्यू ऑफ सुपर मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सिंपल मल्टीप्लायर। लीजिए अब हम एक बार निगाह डालते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर पर। अगर अर्थव्यवस्था 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो होती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई या फिर s इज इक्वल टू आई। यदि हमारी अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो इसमें समीकरण परिवर्तित हो जाता है और अब समीकरण बनता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी या s प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, r बराबर 0। देन वाई डी प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई डी माइनस सी प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस आई। तो हमें जो संतुलन की शर्त प्राप्त होती है वह इस प्रकार है s प्लस टी बराबर आई प्लस जी, यानी विनियोगों के साथ हम सरकारी व्यय को शामिल करते हैं और बचतों में हम कर की मात्रा को जोड़ते हैं। ध्यान देने की बात है कि बचत और कर ये दोनों आय में कमी करने वाले चर हैं, जबकि विनियोग और सरकारी व्यय ये दोनों आय को बढ़ाने वाले वेरिएबल्स हैं। लीजिए अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी।
क्योंकि यदि गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है और मॉडल 3 सेक्टर बन जाता है, तो सरकार जब आती है तो सरकार कर भी लगाती है। जब सरकार कर लगाती है तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वह कम हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर जो उपभोग किया जाता है वह संपूर्ण आय में से नहीं किया जाता, बल्कि केवल डिस्पोजेबल इनकम से ही किया जाता है। इसलिए C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई की जगह बी वाई डी लिखा जाता है। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस आर। वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम जो है, खर्च करने योग्य आय, इसका मान होता है y यानी आय माइनस टी यानी कर प्लस आर अर्थात ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी हस्तांतरण भुगतान। यहाँ जो संतुलन की शर्त है वो है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। देन y इज इक्वल टू वाई डी प्लस ब्रैकेट में t माइनस r, यानी टैक्सेस में से जब ट्रांसफ़र पेमेंट्स को घटा दिया जाता है तो नेट टैक्स बच जाता है। सो y इज इक्वल टू वाई डी प्लस टी यानी नेट टैक्स। y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। वाई डी के स्थान पर हम वाई डी का मान रख देते हैं और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं y माइनस टी प्लस आर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस आई प्लस जी। अब बी वाई को हम बाहर ले जाएंगे। y इज इक्वल टू, पहले हम समीकरण को खोलते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी, यानी ब्रैकेट से बाहर जो b लिखा है उसे हम ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बी वाई को बराबर से पहले ले जाते हैं, तो बी वाई माइनस बी वाई बराबर ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। वाई कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस बी बच जाता है। सो वाई ब्रैकेट 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। देन वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। लास्ट एंड फाइनली ये फार्मूला हमें प्राप्त होता है। अब हम इसे इस डायग्राम के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में एक साथ दोनों विधियों को प्रदर्शित किया गया है। ऊपर जो रेखा चित्र बना हुआ है इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी विधि के द्वारा बताया गया है, और नीचे स्थित डायग्राम में s इज इक्वल टू आई यानी s प्लस टी प्लस आई प्लस जी विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण को बताया गया है। इस उपरोक्त डायग्राम में आपको एक 45 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है। ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है जो कि एग्रीगेट सप्लाई को बता रही है, और जो नीचे स्थित सी रेखा आपको दिखाई दे रही है वह y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी को बताती है, और y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ये रेखा 45 डिग्री की रेखा को जहाँ काटती है वहाँ पर y1 राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। नीचे स्थित इस रेखा चित्र में आपको s प्लस टी दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं कि पहले बचत और कर की मात्रा कम थी, लेकिन जब बचत की मात्रा बढ़ जाती है तो यह दाहिनी ओर को शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर को शिफ्ट हो जाता है, और ऐसा होने पर राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। लेकिन आई प्लस जी जो है ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। अंततः आप देखेंगे कि s प्लस टी और आई प्लस जी ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर OY1 राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे बचत विनियोग विधि के द्वारा, चाहे समग्र मांग और समग्र पूर्ति विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, राष्ट्रीय आय का मान हमेशा एक दूसरे के बराबर ही प्राप्त होगा। लीजिए अब हम 4 प्रकार के मल्टीप्लायर के फार्मूलाज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज सिंपल मल्टीप्लायर। dy बाई डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये सरल निवेश गुणक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जिसका मान होता है dy बाई डी जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, यानी निवेश गुणक
और सरकारी व्यय गुणक, इन दोनों का मान एक समान होता है, इन दोनों का सूत्र एक जैसा ही है। टैक्स मल्टीप्लायर जिसका मान होता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, और ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर जो है इसका मान होता है, हस्तांतरण भुगतान गुणक का मान है dy बाई डी आर इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस बी। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर यानी संतुलित बजट गुणक को निकालने के लिए हम dg इज इक्वल टू dt रखकर देखते हैं। dg का मतलब है सरकारी व्यय गुणक और dt का मतलब होता है कर गुणक। जब सरकार अर्थव्यवस्था में कर लगाती है तो आय की मात्रा में कमी होती है, लेकिन जब सरकार व्यय करती है तो आय की मात्रा में वृद्धि होती है। संतुलित बजट गुणक की अवधारणा के तहत ये माना जाता है कि जब सरकार द्वारा कर आरोपित किए जाते हैं तो उनके द्वारा आय में होने वाली कमी उतनी ही होती है जितनी कि सरकार के द्वारा व्यय किए जाने पर आय में होने वाली वृद्धि होती है। इसलिए इसका मान सदैव इकाई के बराबर होता है। अब हम सूत्र के माध्यम से भी इसे ज्ञात करने जा रहे हैं। dg यानी सरकारी व्यय गुणक dy बाई dg जिसका मान है 1 अपॉन 1 माइनस बी, और dy बाई dt जिसका मान है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। जब हम इसे हल करते हैं तो अंततः हमें जो मान प्राप्त होता है वह मान है 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। अर्थात जैसा मैंने आपको अभी बताया कि संतुलित बजट गुणक का मान सदैव इकाई के बराबर होता है।